Very good morning, class 7th students. Welcome all again to your social studies classes. So today we are going to start a new chapter, and that is from the unit of history. We are going to start chapter number 5, that is the Mughal Empire, and we are going to continue this chapter into further classes. Okay, so first of all, every student should open the book and come to page number 62. Everyone should open the book and come to page number 62. We are going to start a new chapter, that is chapter number 5, the Mughal Empire. Okay, so in this chapter we are going to study about the Mughal dynasty, that how it came to India, how it ruled over India, and how it ended. So we should take something in focus. First of all, the Mughal dynasty. What we have to study in this chapter is the Mughal dynasty 1, the Sood dynasty, the Mughal dynasty 2, the Mughal court administration, and case study about the Akbar the Great. ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? मुगल डायनेस्टी फर्स्ट के बारे में पढ़ना है. मुगल डायनेस्टी जब पहले दौर में आई, उसके बाद फिर सूड डायनेस्टी आई, फिर मुगल डायनेस्टी आई, फिर मुगल कोर्ट के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे, फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, कैसे उन्होंने मैनेजमेंट किया, और हम लोग अकबर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया जाए. Many of the regional kingdoms which had emerged during the 14th and 15th centuries continued to exist during the 16th century. तो हम लोगों ने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 4, उसमें हम लोगों ने अबाउट विजयनगर किंगडम एंड अबाउट बहमानी किंगडम पढ़ा था. वो कब एग्जिस्ट करता था? इन द अर्ली सेंचुरी, दैट इज ऑफ चैप्टर 14th एंड 15th सेंचुरी. ठीक है, तो ये जो अब काल आया, ये कौन सा था? 16th सेंचुरी का. The 16th century saw the emergence of the Mughal Empire. तो मुगल एम्पायर का इमर्जेंस कब हुआ? मुगल एम्पायर कब आई इंडिया में? in the 16th century, which ruled in India for over 300 years. तो मुगल एम्पायर कितने सालों तक, मुगल डायनेस्टी हमारे देश में उन्होंने रूल किया? up to 300 years. 300 years तक उन्होंने रूल किया है ना. This is the good figure. The term Mughal is derived from the term Mongol. The founder of the Mughal dynasty was Babur, who on his mother's side was linked to the famous Mongol chief Genghis Khan. आप लोगों ने इसके जो पहले वाला चैप्टर था उसमें अबाउट मंगोल्स के बारे में पढ़ा था, है ना. तो जो बाबर था वो जो था उसका लिंक था किससे? बाबर, who on his mother's side was linked to the famous Mongol chief Genghis Khan. तो मंगोल चीफ जो था उसका नाम क्या था? जंगेज खान. और बाबर जो था अपने माता के रिश्तेदारी की ओर से उससे जुड़ा हुआ था. बिगिनिंग विद बाबर द फर्स्ट 6 मुगल रूलर्स वर वेरी पावरफुल. तो बाबर ने क्या किया? इन्वेड किया भारत में सबसे पहले, और उसके दौरान 14th-15th सेंचुरी के लास्ट में वो आया भारत में और उसने मुगल डायनेस्टी की नींव रखी भारत में. तो क्या हुआ? मुगल रूलर्स वर वेरी पावरफुल. They are together termed as the Great Mughals in history. तो बाबर के बाद 6 मुगल रूलर्स और आए, और इन 6 मुगल रूलर्स वो और प्लस बाबर, इनको हम लोग ग्रेट मुगल्स के नाम से जानते हैं हिस्ट्री में. लास्ट ग्रेट मुगल वॉज औरंगजेब, और जो लास्ट रूलर था जो था आपका मुगल डायनेस्टी का, वो कौन था? औरंगजेब. औरंगजेब के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ जानते होंगे, आप लोग अभी इस चैप्टर में और जानेंगे. He was succeeded by a number of weak rulers who are termed as the later Mughals. और औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आए, मुगल रूलर्स, वो क्या थे? वो वीक थे, और इसलिए उनको हम लोग लेटर मुगल्स और वीक मुगल्स के नाम से जानते हैं. ओके, द मुगल डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1526 to 1540 AD. तो आपको पता है ना बाबर कब आए भारत में? 1526 में, 1526 AD में. तो कब से कब तक रूल किया मुगल डायनेस्टी ने? From 1526 AD to 1540 AD, and again, और फिर से कब किया? 1555 to 1857 AD. The gap of 15 years was filled by the Sood dynasty. जो गैप आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे 1450 के बाद क्या हो रहा है? मुगल डायनेस्टी खत्म हो जा रही है, उसके बाद फिर कौन आती है? सूड डायनेस्टी. This chapter includes descriptions of the great Mughals
एंड शेर शाह सूरी द फाउंडर ऑफ सू डायनेस्टी। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अबाउट द ग्रेट मुगल्स एंड अबाउट द सू डायनेस्टी, दैट इज शेर शाह सूरी। सो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं अब मुगल डायनेस्टी फर्स्ट के बारे में, और सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट बाबर। सो सबसे पहले कौन है यहाँ ना? मुगल डायनेस्टी की नींव किसने रखी? वो था बाबर। जहीरुद्दीन महमूद बाबर, द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, वॉज इनिशियली द रूलर ऑफ फारघाना, स्मॉल किंगडम इन सेंट्रल एशिया। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने जो कौन था? फाउंडर था ऑफ द मुगल डायनेस्टी। वो कहाँ पे रूल करता था? पहले फरघाना में, जो कि स्मॉल किंगडम था सेंट्रल एशिया में। He was the son of शेख उमर मिर्जा एंड ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ तिमूर। तो तिमूर का वो क्या था? पोता था, और शेख उमर मिर्जा का वो बेटा था। Who had invaded India in 1398। तिमूर ने भारत में वो कब इन्वेड किया था? 1398 में तिमूर, ठीक है, वो बहुत ग्रेट था। बाबर्स attempts to conquer Samarkand had failed, however his efforts to conquer Kabul were unsuccessful and he established his rule there in 1504 AD. The first quarter of the 16th century was a difficult period for Babur। तो 16th century का जो फर्स्ट क्वार्टर था वो क्या था? बाबर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। He wanted to extend the boundaries of his small kingdom। क्या करना चाहता था? जो उसकी स्मॉल किंगडम थी उसकी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहता था, मतलब जो अपना राजपाट था उसका जो क्षेत्रफल था उसको वो बढ़ाना चाहता था। He had a great attraction for India, और भारत के लिए उसका जो अट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब वो भारत को बहुत पसंद करता था। He came to know about the discontent among some of the nobles of Ibrahim Lodi, the then ruler of the Delhi Sultanate, Daulat Khan Lodi, who was the governor of the Punjab province under the Sultanate, and Alam Khan, uncle of Sultan Ibrahim Lodi, wanted to end the Sultan's rule। तो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत पे कब्जा जमाता है बाबर। उसमें क्या होता है? वो इब्राहिम लोदी के कुछ कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं ना, जो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं और उनको हटाना चाहते हैं। तो उसके बाद ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत पे कब्जा जमाता है बाबर, ठीक है। वो दिल्ली सल्तनत के वो उनकी डायनेस्टी थी इब्राहिम लोदी की, जो लोदी डायनेस्टी थी। लोदी डायनेस्टी के लास्ट एम्परर थे इब्राहिम लोदी। Therefore they sent a message to Babur inviting him to invade India। तो बाबर को ही उन्होंने मैसेज भेजा था कि आप इन्वेजन करो भारत पे और इब्राहिम लोदी का राज्य खत्म करो। According to some historians, similar message was sent to Babur by the Mewar ruler राणा सांगा। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये सिमिलर मैसेज जो था वो बाबर को राणा सांगा ने भी भेजा था। द पर्पज ऑफ दीज इन्वेजन्स वॉज टू एंड द रूल ऑफ इब्राहिम लोदी। तो इस सारे पर्पज क्या था, सारी चीज़ों का निचोड़ क्या था कि इब्राहिम लोदी की जो उस टाइम पे सत्ता थी उसको क्या करना था, समाप्त करना था। Moreover, while sending the invitations, they had thought that after defeating the Sultan and some loot and plunder, Babur would return to his homeland, leaving northern India to be easily conquered by them। कुछ लोगों ने क्या सोचा कि जब बाबर आएगा यहाँ पे फिर क्या करेगा, वो लूटपाट करेगा और कुछ चीज़ें लूट करके ले जाएगा अपने साथ, लेकिन बाकी चीज़ें छोड़ देगा और फिर हम अपना उस पर कब्जा जमा लेंगे। In 1526, Babur came to India with his well-trained army of about 12,000 soldiers। अब 1526 में क्या हुआ, बाबर भारत आया है ना, और अपने साथ कौन लाया, वेल ट्रेंड आर्मी। वेल ट्रेंड आर्मी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्मी, दैट मीन्स पावरफुल आर्मी को अपने साथ लेकर के आया, जिसमें कितने सोल्जर्स थे, 12,000। His army was met by Ibrahim Lodi's huge army of about 1 lakh soldiers, which comprised trained as well as oddly picked untrained soldiers। और जिसकी आर्मी थी 12,000 सोल्जर्स की, उसने लड़ाई किया इब्राहिम लोदी के आर्मी के साथ में, जिसमें कितने सोल्जर्स थे, 1 लाख। विच कंप्राइज ट्रेंड एज वेल एज ऑडली पिक्ड, जिसमें कुछ ट्रेंड सोल्जर्स थे और कुछ ऐसे ही थे अनट्रेंड सोल्जर्स भी थे। बैटल वॉज फॉट एट पानीपत, है ना। इस लड़ाई को कहाँ पे लड़ा गया था, पानीपत पे, इसीलिए इसको हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। ऑल्दो बाबर possessed a small army, his superior war tactics, better weapons and skilled soldiers proved too much for the Sultan's army। बाबर के पास कम सोल्जर्स थे, अराउंड 12,000 सोल्जर्स थे, और इब्राहिम लोदी के पास अराउंड 1 लाख सोल्जर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाबर के सोल्जर्स थे वो इतने स्किल्ड थे कि उन्होंने क्या किया, वो टूट पड़े किसके ऊपर, इब्राहिम लोदी के सोल्जर्स के ऊपर। देखो यहाँ पे पेंटिंग भी आपको दिख रही है, पेंटिंग ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
द सुल्तान लॉस्ट द बैटल एंड वॉज किल्ड, और सुल्तान को क्या हुआ, हार गए इस बैटल में, वो इस युद्ध में हार गए और इसलिए उनका उसके बाद उनकी मौत हो गई, उनको वहाँ पे मार दिया। देन बाबर मूव टू दिल्ली एंड कैप्चर्ड इट, फिर बाबर दिल्ली सल्तनत के ही हिस्सा थे ना इब्राहिम लोदी, तो वो क्या किया बाबर दिल्ली गया और उस पर भी उसने अपना कब्जा जमा लिया। ही ऑल्सो टुक कंट्रोल ऑफ आगरा एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ हिज न्यूली वन टेरिटरीज, उसने आगरा पर भी कंट्रोल कर लिया और आगरा को उसने क्या कर दिया, कैपिटल बना दिया। दिस इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, और यहीं से मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी भारत में शुरू हो जाती है। In 1527, Babur routed the combined forces of the Rajputs who fought under the command of Mewar ruler Rana Sanga at Khanua. He also inflicted a final defeat on the Afghan chiefs of Bihar and Bengal in 1529. In these wars, Babur used artillery, large guns on wheels called cannons, which became popular in India also. तो इन दोनों युद्ध में बाबर ने क्या इस्तेमाल किया, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था, जो कि क्या है, लार्ज गन्स है ना, बड़ी बड़ी बंदूकें ऑन व्हील्स, जो कि व्हील्स पे हैं, उसको हम लोग कैनन्स के नाम से जानते हैं, विच बिकेम पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब बाबर ने इस वेपन का इस्तेमाल किया उसके बाद वो भारत में भी प्रचलित हो गया। अनफॉर्चुनेटली बाबर डाइड द फॉलोइंग ईयर, दैट इज 1530। क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर ही 1530 में उसका डेथ हो गया। एंड द वर्क ऑफ स्ट्रेंथनिंग हिज टेरिटरी वाज लेफ्ट अनकम्प्लीट, और जो उसका ये सपना था कि हम अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाएंगे, अपने राजपाट को बढ़ाएंगे, विकसित करेंगे, अपने जो हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारे डायनेस्टी का, उसको हम बढ़ाएंगे, है ना, तो वो सब क्या हो गया, उसका सपना सारा वहीं पे क्या हो गया, वो मर गया, तो सब इनकम्प्लीट रह गया। At the time of his death, Babur was the ruler of a vast region stretching from the river Indus to Bihar and from Kashmir to Gwalior. जब वो उसकी मृत्यु हुई थी बाबर की, उस टाइम पे वो कहाँ पे रूल कर रहा था, बहुत बड़ा रूलर था, और कौन कौन से रीजन पे रूल कर रहा था, रिवर इंडस से लेकर के बिहार तक के रीजन पे और कश्मीर से लेकर के ग्वालियर तक। History reveals the first battle of Panipat was one of the earliest battles involving firearms, gunpowder and field artillery. तो आप यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा तथ्य है, इसमें ये देखो क्या लिखा है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हिस्ट्री हमें ये बताती है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, ये सबसे पुरानी ऐसा युद्ध है पुराने काल का जिसमें कि फायर आर्म्स का उपयोग किया गया था, गन पाउडर का उपयोग किया गया था और फील्ड आर्टिलरी का युद्ध लड़ने के लिए। अदरवाइज उस टाइम पे क्या था, साइंस टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतनी आगे नहीं थी, इतनी एडवांस्ड नहीं थी, और जो युद्ध होता था, जो वॉर होता था, वो कैसे होता था, इंक्लूडिंग हॉर्सेज, एलिफेंट्स, जानवरों को लेकर के ना, सोल्जर्स को लेकर के, इन्हीं सब चीज़ों से होता था। उस टाइम पे जो वेपन्स यूज़ होते थे वो तलवार हो गया, आपका रो एरो हो गया, ये सब यूज़ होते थे। ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ हिज रेन इन इंडिया, बाबर टू ग्रेट इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, और बाबर का बहुत इंटरेस्ट था कंस्ट्रक्ट करवाने में, बिल्डिंग्स को भी बनवाने में। उसने कौन कौन से बिल्डिंग्स बनवाए, However, very few of those buildings had survived to this day. लेकिन उसने जो भी बिल्डिंग्स बनवाई थी उसमें से बहुत कम ही अभी हमें देखने को मिलती हैं। बाबर वॉज अ स्कॉलर ऑफ टर्किश, अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेजेस, ठीक है, वो टर्किश, अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेजेस को बहुत पसंद करता था। ही वॉज एन अकॉम्प्लिश्ड राइटर एंड रोड बाबरनामा, हिज ऑटोबायोग्राफी। तो बाबर ने अपनी जीवनी खुद लिखी थी, जिसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं, और बाबर की जो जीवनी थी उसका नाम क्या था, बाबरनामा। इंपॉर्टेंट है, बाबर के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या हो गया, बाबरनामा। अंडरलाइन कर लेंगे। This book is considered to be a classic. In the book, Babur has provided detailed account of his own life. इस किताब में बाबर ने क्या किया है, अपने जीवन के बारे में लिखा है, अपने जीवन के बारे में। He has also described various features of the places he visited and the lifestyles of the people who lived there. इसमें उसने क्या बताया, वो जहाँ जहाँ गया और वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, वहाँ के लोगों की क्या लाइफस्टाइल थी, उसके बारे में भी इसने अपने जीवनी में बताया है। अब बाबर के बाद कौन आता है मुगल डायनेस्टी पे रूल करने, हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल देखो 1530 to 1540, और उसके बाद 1555 to 1556, मतलब जो बीच में 15 साल का गैप है उसमें कौन आया होगा, सूर डायनेस्टी के शेरशाह सूरी। हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, बाबर का सबसे बड़ा बेटा का नाम हुमायूं था। ही सक्सीडेड हिज फादर इन 1530 AD, द ईयर बाबर डाइड। तो जिस साल बाबर की मृत्यु हो गई उसी टाइम पे क्या हो गए,
ये राजगद्दी पे बैठ गए, थ्रोन पे बैठ गए। बट ही हैड टू डील विद ग्रेट डिफिकल्टीज विच ले अहेड। अब इनके सामने तो बहुत सारी समस्याएं थी। ही वॉज फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम ऑल साइड्स, सम ऑफ देम वर एज फॉलोज। क्या क्या समस्याएं थी वो जरा देख लेंगे। When Humayun ascended the throne, he had to deal with his brothers who were creating difficulties for him. अब बाबर के सिर्फ एक बेटे तो थे नहीं हुमायूं, इनके बहुत सारे बेटे थे बाबर के बेटे, और जो बड़े बेटे थे हुमायूं वो उन्होंने राजगद्दी संभाल लिया। अब जो छोटे वाले सारे बेटे थे वो क्या कह रहे थे कि हम लोग भी राजगद्दी पे बैठेंगे, तो इनके लिए वो लोग भी क्या थे, एक तरीके की समस्या उन्होंने खड़ा कर दी, वो लोग भी इनके लिए डिफिकल्टीज बन गए। The Afghan chiefs had lost their territories to Babur. They now wanted to win back their territories, taking advantage of the political instability caused by Babur's death. अब बाबर की मृत्यु हुई थी और उस टाइम पे पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं थी, है ना, इंस्टेबिलिटी हो गई थी। तो जो अफगान चीफ्स थे वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने युद्ध में हारे थे ना वो बाबर को अपनी टेरिटरीज, तो वो वापस से सारी चीज़ें लेना चाहते थे। तो अफगान चीफ शेर शाह हैड ऑलरेडी स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन इन बंगाल एंड बिहार। तो अफगान के जो चीफ थे जिनका नाम था शेर शाह, उन्होंने अपनी पोजीशन को कहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया, कहाँ पे मजबूत किया, बंगाल और बिहार में। द राजपूत चीफ्स ऑल्सो वॉन्टेड टू रीअसर्ट देमसेल्व्स इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान। राजपूत चीफ भी क्या चाहते थे कि हम लोग फिर से राजस्थान में अपना कब्जा जमाएं। मोर ओवर दे वॉन्टेड टू वॉश ऑफ द ब्लड ऑफ द डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द मुगल्स इन द बैटल ऑफ खनुआ। जो बैटल ऑफ खनुआ हुआ था और उस टाइम पे कौन कौन लड़ा था, राजपूत और मुगल्स के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पे जो खून खराबा हुआ था उन सब का ये लोग बदला लेना चाहते थे। अब राजपूत बहादुर शाह रूलर ऑफ गुजरात वाज अनदर चैलेंज फॉर हुमायूं। ही वांटेड टू कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो बहादुर शाह जो थे, जो कि उस टाइम पे रूलर ऑफ गुजरात थे, वो भी एक चैलेंज था हुमायूं के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी दिल्ली के गद्दी पर कब्जा जमाना चाहते थे। Mughal army comprised soldiers who belonged to various nationalities, mainly the Turks, Mughals and Uzbeks. ठीक है, तो मुगल आर्मी में कौन कौन अलग अलग तरीके के रिलीजन से लोग थे, तुर्क्स, मुगल्स और उज़्बेक्स, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग थे। ड्यू टू द लैक ऑफ अ कॉमन नेशनैलिटी हुमायूं फाउंड इट हार्ड टू मेंटेन यूनिटी इन द आर्मी। अब अलग अलग नेशन के थे ना ये लोग, तो एकता नहीं थी, ठीक है, यूनिटी नहीं थी, यूनिटी माने एकता। During the period between 1530 and 1540 AD, Humayun remained busy in dealing with challenges from all sides. तो ये 10 साल तक तो इन सब चीज़ों से परेशान रह गया, ये क्या कर पा रहा था, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा था। He captured the fort of Chunar by defeating the Afghan chief शेर शाह। लेकिन 1532 में इसने क्या किया, फोर्ट ऑफ चुनार पे अपना कब्जा जमाया, और किसको हरा करके, अफगान चीफ कौन थे उस टाइम पे, अभी बताया हमने, शेर शाह सूरी। He also captured गुजरात एंड मालवा। गुजरात और मालवा पे भी इसने अपना कब्जा जमाया बहादुर शाह को हरा के 1534 AD में। बट ही कुड नॉट चेक द ग्रोथ ऑफ शेर शाह। लेकिन इसको अभी इतनी सी भनक भी नहीं थी कि शेर शाह ग्रोथ कर रहा है, मतलब अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है। द राइवलरी दैट स्टार्टेड बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह इन 1532 culminated in two successive defeats of Humayun at Chausa and Kannauj in 1539 and 1540 respectively। अब जो दुश्मनी क्रिएट हो गई थी ना, दुश्मनी पैदा हो गई थी हुमायूं और शेर शाह के बीच में, इसके वजह से क्या हुआ, 1532, 1539 और 1540 में दो लड़ाइयाँ हुई। 1539 में चौसा पे और 1540 में कन्नौज में, और दोनों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। These defeats forced Humayun to wander across various kingdoms seeking shelter। और इस युद्ध के बाद जब हुमायूं हार गए यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, वो अब शरण ढूंढने लगे। फाइनली ही वॉज गिवन शेल्टर बाय द राजपूत रूलर ऑफ उमरकोट एंड देन बाय द रूलर ऑफ पर्शिया। फिर उनको किसने शरण दिया, उमरकोट के रूलर और फिर रूलर ऑफ पर्शिया ने। इन ऑल ही स्पेंड 15 ईयर्स इन एग्जाइल। और फिर इस तरीके से वो 15 साल ऐसे ही भटकते रह गए। एग्जाइल मतलब वनवास हो जाना, लेकिन वो मतलब अपने वो किंगडम को वो संभाल नहीं पाए, और उस टाइम पे वो राजगद्दी से उतर गए थे। इन 1555, अब देखो 15 साल के बाद, ही रीस्टैब्लिश्ड मुगल इंडिया, मुगल रूल इन इंडिया। वो 15 साल बाद वापस से फिर से आए बाय विनिंग बैक दिल्ली एंड आगरा फ्रॉम दी अफगान्स। उन्होंने फिर से दिल्ली और आगरा को जीता युद्ध में, और फिर उस पर अपना कब्जा जमाया, और फिर से मुगल डायनेस्टी का उन्होंने फिर से नींव रखी। The decline of the Afghans had started since the death of शेर शाह in 1545 AD। अब जो अफगान्स थे उनका खात्मा शुरू हो गया था कब, जब शेर शाह का डेथ हो गया 1545 AD में।
Unfortunately, Humayun could not enjoy the fruit of his labor for long. He died in 1556 when he fell down the staircase of his library in the Old Fort at Delhi. हुमायूं के साथ क्या था, 15 साल बाद वो आए भी, इतना युद्ध किया, उन्होंने कब्जा भी जमाया, लेकिन जो इसका फ्रूट था, जो उनको इस चीज़ का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था, एंजॉय नहीं कर पाए वो, और क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई 1556 में। ये सब याद होना चाहिए कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई, 1556 AD में, है ना। और कैसे हो गई मृत्यु, वो सीढ़ियों से गिर गए अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से, जो कि ओल्ड फोर्ट है दिल्ली में, वहाँ से वो गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो जो बीच में 15 साल शेरशाह सूरी ने राज किया, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। द सू डायनेस्टी, तो अभी किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सू डायनेस्टी। है ना, इसको किसने रखी थी, सू डायनेस्टी की नींव शेरशाह सूरी ने। चलो, द सू डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शेरशाह सूरी इन द ईयर 1540 AD। क्लियर है, ये तो अभी हमने आप लोगों को बताया। आफ्टर ही हैड ओवरथ्रोन हुमायूं बाय डिफीटिंग हिम इन द बैटल्स ऑफ चौसा एंड कन्नौज। ठीक है, हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराने के बाद शेरशाह सूरी ने अपना राजपाट क्या किया, लगाया, मतलब उसको एस्टैब्लिश किया। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर के 1545 AD तक, देखो इनका कार्यकाल रहा है। शेरशाह सूरी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। Within the short period of his reign, he established a large empire that stretched roughly from the river Indus to Bengal. अब river Indus से लेकर के बंगाल तक इन्होंने अपना क्षेत्रफल बढ़ाया 5 साल के दौरान ही। शेरशाह, the eldest son of an Afghan feudatory, was a very ambitious man. एक बहुत ही ambitious मतलब जो अपने लक्ष्य को केंद्रित करता है और लक्ष्य को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, बहुत ही ambitious man थे ये। He raised a strong army and strengthened his position in the regions of Bengal and Bihar. ठीक है, इन्होंने अपनी आर्मी को बहुत ही पावरफुल बनाया और उनके कहाँ पे एस्टैब्लिश किया, बंगाल और बिहार में, जो कि अभी झारखंड में है। As already mentioned, he defeated Humayun in the Battle of Chausa in 1539 और Battle of कन्नौज को में कब हराया इन्होंने हुमायूं को, 1540 में। Thereafter he captured the throne of Delhi and laid the foundation of Soo dynasty in 1540 AD। उसके बाद इन्होंने दिल्ली पर कब्जा जमाया और सू डायनेस्टी की स्थापना की। He continued to expand and strengthen his empire. He annexed territories in northern India by defeating the rulers of Malwa, Raisin, Sindh and Multan। इन लोगों को भी हरा करके उन्होंने अपना राजपाट बढ़ाया। He also besieged the strong fort of Kalinjar in Bundelkhand, where he lost his life in an accidental gunpowder explosion in 1545 AD। क्या हुआ, इन्होंने कहाँ पर और कब्जा जमाया, कलिंजर, जहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट था, मतलब कि बहुत मजबूत किला था, कलिंजर जिसका नाम था बुंदेलखंड में जो था, वहाँ पे क्या हुआ, एक्सीडेंटल गन पाउडर का एक्सप्लोजन हो गया। जो बंदूक में भरने वाला जो पाउडर होता है ना, गन पाउडर, वो क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गया एक्सीडेंटली, मतलब किसी ने जानबूझ के नहीं किया, अचानक से हादसा हो गया 1545 AD में, और उसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। Within the short period of his 5-year rule, शेरशाह introduced many reforms in administration, revenue collection and army। लेकिन 5 साल इन्होंने जो अपना राजपाट चलाया, उसी दौरान इन्होंने बहुत सारी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारी चीज़ों को रिफॉर्म किया। रिफॉर्म मतलब फिर से बनाया। देखो उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। वो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन थे ना, और इसलिए उनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत अलग था। His अचीवमेंट्स में देखो क्या क्या था। शेरशाह वॉज नॉट ओनली अ गुड जनरल बट ऑल्सो एन एफिशिएंट रूलर। ठीक है, वो बहुत ही एफिशिएंट रूलर था। एफिशिएंट मतलब जो ऐसे रूल करे कि सारी जनता उससे खुश भी है और उसका जो है जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके किंगडम में वो बहुत अच्छा हो रहा है। He possessed extraordinary administrative capabilities. He introduced reforms in the revenue collection system, some of the details of which were later borrowed by Akbar. उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, रेवेन्यू मतलब पैसा है ना, कलेक्शन सिस्टम मतलब जो हम लोग कलेक्ट करते हैं पैसा, कैसे कलेक्ट करेंगे, थ्रू टैक्सेस और बाय दी अदर मीन्स, टैक्स लेकर के जनता से और भी अलग अलग तरीक़ों से। तो उसमें इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लगाए। रिफॉर्म्स मतलब
जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही थी उसको चेंज करके या फिर उनको ही अपडेट किया। He reorganized civil and military administration. Following Alauddin Khilji, he restarted the system of keeping a descriptive roll of each soldier and revived the system of branding good horses. तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, वो एक पूरा अकाउंट्स मेंटेन करते थे ना कि कौन सा सोल्जर कितना पढ़ा है, कितना उसने कितने वॉर में उसने लड़ा है, कितनी उसकी पावर है ना। उसी तरीके से इन्होंने भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। और ब्रांडिंग गुड हॉर्सेस, अच्छे अच्छे हॉर्सेस जो घोड़े युद्ध में लड़ने लायक थे उनको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ही पर्सनली इंस्पेक्टेड द प्रोसेस ऑफ सोल्जर्स रिक्रूटमेंट। जो सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट होता था अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कितनी मेहनत करते थे। जो सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट मतलब जब उनको नौकरी दी जाती थी तो ये स्वयं जा करके वहाँ पे देखते थे कि जो सोल्जर है वो फिट है, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है कि नहीं। ही केप्ट अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी ऑन रेगुलर सैलरी। और वो एक रेगुलर सैलरी बेसिस मतलब रोज की सैलरी के बेसिस पे वो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी भी अपने कंट्रोल में रखते थे। ही वॉज अ मैन ऑफ डिसिप्लिन एंड पनिश्ड हिज सोल्जर्स सिवियरली इफ एनी ऑफ देम वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ इनडिसिप्लिन। वो एक बहुत ही डिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन मतलब खुद ही अनुशासित व्यक्ति थे। अनुशासन डिसिप्लिन आप लोगों को पता ही है। और अगर कोई गलती करता था तो वो उसको क्या करते थे, फॉर हिज इनडिसिप्लिन ही यूज्ड टू स्कोल्ड हिम। दैट मीन्स उसको वो क्या करते थे, पनिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल ही हैड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स नॉट टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स व्हेन दे मार्च इनटू अ टेरिटरी इवन इट बिलोंग टू एन एनिमी। देखो कितने अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया कि अगर आप भले ही आप सोल्जर्स हो, आप मार्च नहीं करोगे किसी भी दुश्मन के भी खेत में अगर वहाँ पे क्रॉप्स लगे हुए हैं। दैट मीन्स आप क्रॉप्स पर मार्च नहीं करोगे भले ही वो दुश्मन से बिलोंग करता है। दिस शो हिज डीप कंसर्न फॉर द कॉमन पीपल। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो आम लोग थे, जो आम नागरिक थे, उनके लिए ये कितने ज़्यादा उत्सुक थे, कितने ज़्यादा ये केयरिंग थे, है ना, कंसर्न थे। शेरशाह सूरी इज ऑल्सो नोन एज शेरशाह और टाइगर किंग। उनको हम लोग शेरशाह सूरी को शेर खान के नाम से भी जानते हैं या फिर टाइगर किंग। शेर का मतलब ही क्या हुआ इंग्लिश में, लायन हुआ, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे टाइगर किंग के नाम से उनको जानते थे। He was born in Sararam. He was a Pashtun from the Kakar tribe. History बताती है हमें। With the purpose of improving transport, communication and trade, Shersha Suri built an excellent network of roads. तो इन्होंने बहुत अच्छी roads भी बनवाई। The most important of these roads was the Grand Trunk Road. आज भी आप लोग GT रोड पे जाते हो, कितना बिजी रोड है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम लोग जानते हैं। फुल फॉर्म क्या हो गया GT रोड का, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड। अब कोई पूछेगा कि जीटी रोड का फुल फॉर्म बताओ या फिर जीटी रोड क्या है, तो आप लोग बताओगे ग्रैंड ट्रंक रोड। इनिशियली नोन एज साराके आजम मीनिंग अ हाईवे, जो कि जब राजा थे तो उस टाइम पे इसको क्या कहा जाता था, ग्रैंड ट्रंक रोड को साराके आजम, जिसका मतलब था एक हाईवे तो होता ही है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। It connected Sonargaon in Bengal to Lahore in Punjab. From Lahore, it further ran to Multan. Sher Shah built a large number of sarais or roadside inns at the distance of every 2 kilometers in order to facilitate the travel of traders and common people. He also made provisions for water, food and beds for the travelers and grains for their horses. तो जो लोग भी यात्रा करने जाते थे तो उसके लिए क्या प्रोविजन बनाते थे, क्या व्यवस्था करते थे ये कि उनको पानी मिले, खाना मिले और बेड्स भी, कहीं कहीं पर आराम के लिए उनको जगह वो स्थल भी बनाया जाए, ग्रेन्स, फूड मिले हॉर्सेस को, है ना। विलेजेस वर सेट अप अराउंड दी सराइज एंड फ्रूट बियरिंग ट्रीज वर ग्रोन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स। तो देख रहे हो उस टाइम पे इन्होंने सिटीज़ को कितना खूबसूरत बनाया और कितना कंफर्टेबल बनाया लोगों की यात्रा के लिए। एवरी सराय वॉज प्रोवाइडेड विद 2 horses विच वर यूज टू कैरी न्यूज़। और हर एक सराय में 2 horses रहते थे जो कि न्यूज़ बताते थे। सेवरल स्ट्रिक्ट मेजर्स वर टेकन टू कीप द रोड्स एंड हाईवेज सेफ फ्रॉम थेफ्ट्स एंड रॉबरीज। अब वहाँ पे चोरी होने का भी डर था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही थी, तो बहुत सारे मेजर्स फिर उनके चोरी ना हो इसके लिए भी इन्होंने बनाया। He introduced a new coin called the रुपया which is still being used as the standard coin in many countries like India, Pakistan, Nepal. तो रुपया जो आज हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, भारत में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, नेपाल में भी इस्तेमाल होता है, उसी टाइम उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था रुपया को।
ऑल दीज मेजर्स टुगेदर हेल्ड इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और इस वजह से क्या हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स उस दौरान बहुत ही डेवलप हुआ। देखो ग्रैंड ट्रंक रोड का साइन बोर्ड यहाँ पे बना हुआ है। Original portion of the Grand Trunk Road, which was constructed by the great Afghan sovereign Sher Shah Suri during his reign from 1539 to 1545 AD. After the death of Zahiruddin Babur, Sher Shah took power and became master of Bengal and Bihar. The Afghan sovereign was also a builder and a road maker. This road, known as Grand Trunk Road, was one of the 4 roads built by Sher Shah. Fruit trees were planted on either side of the road. Grain and fodder were supplied for horses and cattle at each caravanserai. क्लियर है। ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, ये साइन बोर्ड है, वहाँ पे ये बताया गया आप लोगों को, जो हमने अभी आप लोगों को बताया कि बाबर को हरा करके शेर शाह सूरी आए और फिर उन्होंने किस प्रकार से रोड्स को इस्टेब्लिश करवाया, उसके इधर साइड मतलब दोनों तरफ उन्होंने फ्रूट के ट्रीज को लगवाया, वो सारी चीज़ें, और कैटल फॉडर जो था आपके हॉर्सेस के लिए वो सभी प्रोवाइड करवाया, तो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सम अदर नोटेबल पब्लिक वेलफेयर वर्क्स जो कि शेर शाह सूरी के इंक्लूडेड डिगिंग वेल्स, ठीक है, कुआं खुदवाए वो उन्होंने बहुत ज़्यादा, बिल्डिंग मदरसास टू प्रमोट लर्निंग एंड हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी, मदरसास उन्होंने बनवाया जिसके द्वारा गरीब लोग पढ़ सकते थे और उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा उन्होंने किया। ही सेट अप अ नंबर ऑफ किचन्स वेयर फ्री फूड वाज सर्व टू द पुअर, बहुत सारे किचन्स बनवाए जहाँ पे गरीब लोगों को भोजन मिला। सच किचन्स वर एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द एम्पायर एंड 500 गोल्ड कॉइन्स वर स्पेंड डेली ऑन देम। ऐसे किचन्स को पूरे एम्पायर मतलब जहाँ तक उनका क्षेत्र था, जहाँ तक उन्होंने राज किया, जो भी जहाँ तक उनका क्षेत्रफल था वहाँ तक वो किचन्स बने हैं, और हर एक किचन पे उस दौरान 500 गोल्ड कॉइन्स रोजाना खर्चा होते थे। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे राजा थे, है ना, शेर शाह सूरी। वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज सिटीजन्स, अबाउट हिज पीपल। अदर एस्पेक्ट्स पे आ जाएंगे। शेर शाह शोड रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स, ही अलाउड देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, है ना, नॉन मुस्लिम्स को भी इन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी, है ना। ही ट्राइड टू बिल्ड अ नेशनल गवर्नमेंट बाय अपॉइंटिंग पीपल बिलोंगिंग टू द हिंदू कम्युनिटी टू हाई पोस्ट, हिंदू कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते थे उसको भी इन्होंने हाई पोस्ट दिया, अपने राज्य में एम्प्लॉय किया। एंड एम्प्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ देम एज सोल्जर्स इन द आर्मी, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने, अदर रिलीजन्स के लोगों को भी उन्होंने सोल्जर भी बना करके अपने आर्मी में उन्होंने रखा। बोथ राजा टोडरमल हिज रेवेन्यू मिनिस्टर एंड ब्रह्मजीत गौर हिज जनरल वर हिंदूज। अब देखो राजा टोडरमल थे जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनको मतलब जो पैसे का लेन देन देखते थे, और ब्रह्मजीत गौर उनके जो जनरल थे दोनों ही हिंदूज थे। तो इससे क्या पता चलता है कि वो ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम थे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन के लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे, वो अदर रिलीजन्स के लोगों को भी इम्पोर्टेंस देखते थे। तो एक आइडियल राजा थे, बहुत ही अच्छे नेक राजा थे। टूम्ब ऑफ शेर शाह सूरी देखो बना है। शेर शाह सूरी वॉज अ जस्टिस लविंग रूलर, वो बहुत ही जस्टिस लविंग रूलर थे, मतलब वो न्याय को बहुत मानते थे। एंड हिज पॉलिसीज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज कंसर्न फॉर हिज सब्जेक्ट्स। ड्यूरिंग हिज शॉर्ट टेन्योर ही प्रोड्यूस्ड अ मॉडल ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। His administrative policies were later emulated by the Mughal Emperor Akbar, who implemented them with some necessary changes. इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी इसको ही जो आगे जो राजा अकबर आए उन्होंने इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया, थोड़ा सा उसमें बस कुछ चेंज कर दिया। इन मैनी रिस्पेक्ट शेर शाह इज रिगार्डेड एज द फोर रनर ऑफ अकबर। बहुत सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि अकबर जिन चीज़ों से प्रभावित होता था, जिन चीज़ों से वो खुश होता था, जिन चीज़ों को वो अपनाता था अपने अंदर, वो शेर शाह सूरी की ही दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक अब इसी पार्ट में रहने देते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अबाउट इस्लाम शाह सूरी, अबाउट द मुगल डायनेस्टी पार्ट 2। वी विल बी स्टडिंग दिस इन चैप्टर दैट इज इन पार्ट 2 of this chapter. Okay, so if you have any problem you can ask here. Ask here, it means that you will ask in the comment section of this video. Okay class, thank you.